नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, हम लोग स्टेट पेपर 2 हिंदी के तैयारी के अगले कड़ी में विद्यापति पदावली को लेकर उपस्थित हुए हैं, यानी जो पद पढ़ना उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग विद्यापति पदावली यानी जो संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी जिनके संपादक हैं उसी के पद संख्या 2, 3, 59 और 254 यानी कुल मिलाकर आपको 4 पदों को पढ़ना है बिहार स्टेट पेपर 2 में। तो उसी पदों को हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ विद्यापति के बारे में भी जानेंगे क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग पद को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके व्याख्या को समझेंगे और विद्यापति के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित जो MCQ है महत्वपूर्ण उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपकी तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे चैनल पे जुड़ने के मतलब है हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यापति के पद यानी विद्यापति के जो पद पढ़ना है उसी से संबंधित ये वीडियो है। और सबसे पहले हम लोग विद्यापति के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के जानने से पहले अगर मेरे जितने अभी तक क्लास हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं और जितने होंगे सारे का अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपये पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक जो ने पेमेंट भेजा है उसको PDF दे दिया गया है। रात को 10 बजे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि समय का अभाव है, तो इसलिए थोड़ा सा देरी होती है। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़कर हिंदी जंक्शन से अपनी तैयारी को और जो है संपूर्णता दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन वहाँ एक प्रश्न दिया जाता है और सूचनाएं टेलीग्राम पे ही भेजी जा देती है। साथ ही साथ यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विद्यापति के बारे में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम ऑफ व्यू से। हम जो ये नोट्स तैयार किए हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से तैयार किए हैं ताकि आप यहाँ से जो भी प्रश्न बने उसका आंसर आप लोग दे पाएँ। तो मैंने जो है एग्जाम ऑफ व्यू से सही समझा, उचित समझा, उसी को यहाँ समाहित किया है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिपसी में हुआ था। कहीं कहीं दरभंगा दे देता है, ये आपको ध्यान में रखना है, दरभंगा दे देता है तो इसमें आपको फंसना नहीं है। मधुबनी विकल्प में रहेगा तो दरभंगा नहीं रहेगा, दरभंगा रहेगा तो मधुबनी नहीं रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिपसी गांव उनका प्रसिद्ध है। इनका जन्म 14वीं-15वीं सदी के मध्य माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म काल है 1350 से 1450 ईस्वी तक माना जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने जो माना है उसके अनुसार है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। पितामह जयदत्त एक संत थे, वे योगेश्वर नाम से विख्यात थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। BPSC के जो पिछले बार एग्जाम हुआ है उसमें गणपति ठाकुर इनके पिता का जो नाम है उससे संबंधित प्रश्न था, जिसमें सभी लोगों ने आंसर लगभग गलत किए हैं, क्योंकि इस तरीक़ा से विकल्प फंसाया हुआ था कि सभी ने लगभग गलत बनाया है। जो ज़्यादा जानकारी रखते थे वो सही बनाए होंगे और जो मेरे साथ जुड़े होंगे वो भी सही बनाकर आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। गुरु का नाम जो है पंडित हरि मिश्र था। पत्नी का नाम चंदा देवी या चंपती देवी था। माता का नाम जो है गंगा देवी है। ये मैंने यहाँ नहीं दिया है क्योंकि प्रश्न वहाँ से नहीं पूछा जाता, इसलिए उसे उचित नहीं समझा। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुरी, बंगला
और हिंदी के पंडित थे। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि भी थे। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को बिपसी गांव दान में दिया था। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। यहाँ देखिए एक पॉइंट सामने निकल कर आया कि इन्हें जो है अभिनव जयदेव की उपाधि दिया गया, जो शिव सिंह द्वारा दिया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वे शैव संप्रदाय के कवि थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वानों में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चैतन्य महाप्रभु तथा श्याम सुंदर दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली के संदर्भ में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। विद्यापति ने कीर्तिरता को कहानी कहा है, यानी अपनी जो रचना है कीर्तिरता उसे कहानी कहकर संबोधित किया है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। मैथिल कोकिला, अभिनय जयदेव, रेखन कवि, बयासंधि के कवि, दशावधान, कवि कंठहार, ये जो है विद्यापति की उपाधियां दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी निम्न में से 14 रचनाएं मिलती है लगभग, जिसमें कीर्तिरता, कीर्ति पताका, गया पत्रक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भू पुराण संग्रह, पदावली, भू परिकर्मा, लिखनावली, विभव सागर, वर्षकृत, शैव सर्वसार। तो ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें कीर्तिरता, कीर्ति पताका, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा ये जो है प्रसिद्ध है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें कीर्तिरता, कीर्ति पताका अपभ्रंश में है और पदावली मैथिली में है। शेष जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यापति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें था उसको मैंने बताया। अब जो पद पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पद है और व्याख्या है। तो देखिए पहला पद है राधा वंदना है। तो ये पहला पद हम लोग देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के बिही आने, मिराओर लिखित तर रावणी सार, अंगहि अंग अनंग मूर्छायत हेराए पड़ल अथिर, मनमथ कोटि मथन करु जे, जन से हेरी महिमधि गिरम, कत कत रखमी चरण तर, निओछाए रंगनी हेरी विभोरी, करु अभिराख मनहि पद पंकज, अहुनिसी कुरी अगोरी। तो ये जो पंक्ति है वो राधा की वर्णना किया गया है, जो आपको पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि देख देख राधा रूप अपार में किसकी वर्णना किया गया है? तो राधा की वर्णना किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो पंक्ति है उसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से अवतरित है। इन पंक्तियों में राधा के अनुपम जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। कवि राधा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि देखो देखो राधा के अनुपम सौंदर्य की ओर देखो। राधा के सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो विधाता ने इस पृथ्वी पर विद्यमान सारे सौंदर्य तत्वों को लेकर मिला दिया है। उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अधीर होकर मूर्छित हो जाता है। कहने का भाव यह है कि राधा के अनुपम सौंदर्य को देखकर सौंदर्य का देवता कामदेव भी व्याकुल हो उठता है। भले ही श्री कृष्ण अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को रंजित करने में सक्षम है, परंतु वे भी राधा के अनुपम सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। कवि कहता है कि राधा की सुंदरता को देखकर कितने ही रश्मियाँ अपने आप को उसके चरणों पर न्यौछावर कर देती है और ना जाने कितनी ही सुंदरियाँ राधा के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर देखती रहती है। वे सुंदर नारियाँ अपने मन में अभिलाषा करती है कि वे राधा के चरण कमल को दिन रात अपनी गोदी में रखकर उनकी रखवाली करे।
कहने का भाव यह है कि राधा का सौंदर्य न केवल पुरुषों को बल्कि सुंदर युवतियों के हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। तो यहाँ देखिए विद्यापति ने इन पंक्तियों के माध्यम से राधा का जो शारीरिक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी सुंदरता के सामने कामदेव भी फीका पड़ जाता है और जो सुंदर युवतियां हैं वो भी उसके सामने फीका पड़ जाते हैं, उसे अपने आप को जो है उस पर समर्पित कर देना चाहता है, उसे पाने के लिए आकर्षित कर देना चाहता है। तो यहाँ देखिए श्रृंगारिक ये रचनाएं हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें श्रृंगारिक जो वर्णन किया गया है इसी को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें श्रृंगारिक जो है कवि मानते हैं। अब जो है देवी का वर्णना किया गया है तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है तीसरा पद जो पढ़ना वो है, जय जय भैरव असुर भयाउनी पशुमति भमानी माया सहज सुमति बर दियो गोसाऊ नियगुनित गति तुआ पाया बासर रैन्य सबासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतओक दैत्य मारी मुँह मेरर कतओक उगरी कैरकूरा सामर बरन नयन अनुरंजित जरद जोग फुरको का कटकट विकट ओठ पुट परिरिधि धूल फेन उठ फोका घन घन घाये घुघुर कत बजाए हन हन कर तुआ काता विद्यापति कवि तुआ पद सेवक पुत्र बिसरु जनी माता। यहाँ पे देखिए देवी जो है कार्य भैरव जो देवी है कार्य जो देवी है उसका जो है वंदना किया जा रहा है, यानी देवी की वंदना इसमें की गई है। अब इस पद का जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए गागर में सागर भर कर लाने का काम करते हैं ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। एक जगह मैंने जो है सभी को समाहित करने का प्रयास किया है। अब कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए मैं कितना हेल्पफुल जो है नोट्स लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को ये जो नोट्स है वो दे दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और आप एक दो बार पढ़कर इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। व्याख्या है कि ये जो है पदावली से अवतरित है। इन पंक्तियों में मंगलाचरण की परंपरा का अनुसरण करते हुए कवि ने देवी भागवती की वर्णना की है। कवि देवी भागवती की वर्णना करते हुए कहते हैं कि राक्षसों को भयभीत करने वाली भैरवी, हे रुद्र पत्नी, हे माया तुम्हारी सदा ही जय हो, हे गोस्वामिनी मुझे ऐसी सहज स्वाभाविक सद्बुद्धि का वर प्रदान कीजिए ताकि मैं केवल तुम्हारे चरणों को ही एकमात्र शरण मानकर उनका ध्यान धारण करूं। हे भूत भवानी आप दिन रात सबों के आसन पर विराजमान रहती हो तथा आपके चरण चंद्रमणि से भी युक्त चूड़ों से सुशोभित है। हे देवी आपने कितने ही दैत्यों को मार मार कर अपने मुख में डाल दिया, अर्थात उसका भक्षण कर दिया है, और ना जाने कितने ही राक्षसों को अपने मुंह में चबा चबा कर उन्हें कुर्रा करके बाहर उगल दिया है। तुम्हारा श्याम वर्ण का शरीर है तथा तुम्हारे नेत्र लाल लाल हैं। इन दोनों के संयोग से अर्थात श्याम शरीर पर लाल नेत्र ऐसे दिखाई देता है मानो कारों बादलों में लाल रंग के कमर खिले हुए हों। हे देवी आप भयानक रूप से दांतों को किटकिटाती रहती हो तथा दैत्यों का रक्त पीने के कारण आपके होठ से खून के झाग से बुलबुले उठते हैं और आपके होठ ऐसे रखते हैं मानो अड़ोहर के फूल खिले हों। हे देवी तुम्हारे पैरों में बंधे घुंघरू से छन छन की ध्वनि उठती रहती है तथा तुम्हारी तलवार से हन हन अर्थात मारो मारो की ध्वनि निकल रही है। कभी कहता है कि हे माता मैं तुम्हारे चरणों का सेवक हूँ, इसलिए आप अपने इस पुत्र को विस्मृत मत कर देना, अर्थात सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये जो पंक्ति है यहाँ देखते हैं मंगलाचरण का जो परंपरा था उसका जो है निर्वहन विद्यापति करते हुए माँ भवानी से विनती करते हैं और अपने को वहाँ पे दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये दूसरा पद था। अब जो हम लोग को तीसरा पद जो पढ़ना है वो नोक झोंक हुआ है। अब किसमें नोक झोंक हुआ है ये पढ़ना है। तो ये 59वां पद है जो हम लोगों का सिलेबस में लगा हुआ है पेपर 2 का, तो उसी में ये पढ़ना है।
तो चलिए इसे देखते हैं। कुंज भवन सैनिक शरीरी रोकर गिरिधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनि करु बटमारी, छार कान्ह मोर आचर रे फाटत नभ सारी, अपजस होते जगत भरी है जनि करिया उघारी, संगक सखी अगुराइर रे हम एक सरी नारी, दामनी या तुराइर है एक राति अंधारी, भनहि विद्यापति गाउर रे सुन गुणमति नारी, हरि के संग कछु डर नहीं हो तो हे परम गवारी। यहाँ देखिए जो है विद्यापति की वर्णन जो है, इसमें नोक झोंक नायिका का जो है वर्णन है, नायक नायिका का मिलन होता है, उसमें नोक झोंक से संबंधित ये पद है जो पढ़ना है। अब हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। इस पद में जो है नायक नायिका के नोक झोंक से संबंध है। नायिका जो ही यानी कुंज भवन यानी लताओं से घिरा हुआ भवन से निकलकर आगे बढ़ी कि गिरधारी अर्थात कृष्ण ने रोक दिया। नायिका कहती है, हे माधव, हम तो एक ही नगर के रहने वाले हैं, इस तरह राह चलते तंग मत कीजिए। हे कान्हा, मेरी आंचल छोड़ दीजिए, मेरी साड़ी अभी नई नई है, फट जाएगी, मुझे छोड़ दीजिए। किसी ने देख लिया तो पूरे समाज में आपको अयश यानी अपजस होगा, मुझे भी सबके सामने समक्ष उघार मत कीजिए। साथ की सभी सहेलियां आगे बढ़ गई है, मैं अकेली स्त्री पीछे रह गई हूँ। देखिए ना, एक तो रात अंधेरी है, ऊपर से बिजली भी कौन लगी है, अर्थात मेघ भी घिर आया है, बारिश की संभावना बढ़ गई है। विद्यापति कवि गाकर कहते हैं, हे सुंदरी, हे गुणवती नारी, सुनो, तुम तो अज्ञानी यानी गंवारी की तरह आचरण कर रही हो। ये तो कृष्ण है, स्वयं हरि हैं, हरि के साथ कोई डर नहीं। तो ये जो है विशेष व्याख्या नहीं था। अब जो है विशेष अर्थ क्या है उसको देख लेते हैं। नोक झोंक का पद होने के बावजूद इस पूरे पद में नायिका की ओर से की गई वर्जनाएं मात्र दिखावे की है, वे वास्तविक वर्जनाएं नहीं हैं। किसी भी उक्ति में नायिका की वास्तविक अनिच्छा नहीं है, लोकराज के प्रति उसकी चिंता भर है। कवि का चमत्कारी कौशल नायिका की उस चिंता को रेखांकित करते हुए उसकी ना में हाँ की ध्वनि भर देता है। नायिका का कोई भी बहाना उसकी मुखर अनिच्छा और प्रत्यक्ष विरोध नहीं दिखता। वह तो परोक्ष तरु अपने हृदय के देवता को प्रबोधन देती है कि हम तो एक ही नगर के वासी हैं, ऐसा अधैर्य क्यों? इस समय कोई देख लेगा तो आपको अयस होगा, आपकी महिमा मलिन होगी और मेरी भी भेद खुल जाएगी, मैं उघार हो जाऊंगी। उल्लेखनीय है कि यह उघार होना नायिका का नग्न होना नहीं है, नायक के प्रति उसकी अनुरक्ति का भेद खुल जाना है। संग की सखियां को आगे निकल जाने, अंधेरी रात होने, मेघ घिर आने और बिजली के कौंधने की चिंता भी नेपथ्य की उसी भावना का संकेत है कि हे गिरधारी, अभी मुझे रोकेंगे तो मैं अपनी सखियों और परिवारजनों की नजरों में उघार हो जाऊंगी, इसलिए मुझे अभी जाने दीजिए। तो ये जो है विद्यापति की शब्द भंगिमा है कि कैसे जो है नोक झोंक में श्रृंगारिक पदों को समेट दिया है और साथ ही साथ जो है श्रृंगारिक के नायक नायिका के माध्यम से जो उचित प्रेम है, जो संपूर्ण रूप से सात्विक प्रेम है, उसी को बताने का प्रयास किया है, जो ये पंक्ति में दिखता है। चलिए अब अगला जो अंतिम पद है जिसको पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये पद भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तातर सैकत बारी बिंदु सम, सुत मित्रम निधम समाज, तोहे बिसरी मन ताहे समर पिनु, अब मजहो कौन काज। माधव हम परिणाम निराशा, तुहु जगतारन दीन दयामय, अतर तोहर विश्वासा। आध जन्म हम निंद गयानु, जरा शिशु कतदिर गेरा। निधुबन रम निरभस रंग मातुन, तोहे भजब कुन बेरा। कत चतुरानन भरि भरि जाउत, न तुआ आदि अफसाना। तोहे जन्म पुन तोहे समाओत, सागर रहरि समाना। भने विद्यापति शेष समन में, तुआ बिनु गति नहीं आरा। आदि अनादि नाथ कहौ सियुब,
तारन भार तुहारा। यहाँ जो है कवि ने विद्यापति के जो है जीवन के क्षण है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यह पद विद्यापति के जीवन काल के अंतिम क्षणों में लिखा गया प्रतीत होता है, जब वे सारे उमंग उत्साह राग विराग सुख सौरभ सारी आसक्तियों को पार कर जीवन की समस्त व्यथाओं दुख दुविधाओं से निपट कर तटस्थ हुए और जीवन का रेखा जोखा करने बैठा। संभवतः तभी उनको ऐसा भाव आया। उस रेखा जोखा के क्षण में कवि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, सारे सरोकार निरर्थक साबित हुए। पुत्र मित्र पत्नी कुटुंब समाज सारे के सारे संबंध तपते हुए रेत पर पानी की बूंद साबित हुए। गिरते हुए विलुप्त हो गए, सब निरर्थक विफर। मुझसे यह बड़ी भूल हुई कि मैं तुम्हारी महिमा से निरपेक्ष होकर उन सब बंधनों से मैं उलझा रहा, खुद को उनके माया मोह में समर्पित कर दिया। अब मेरा क्या होगा जीवन के अंतिम क्षणों में? हे माधव, अब तो मुझे निराशा ही निराशा दिख रही है। हे दयामय, अब मुझे केवल तुम्हारी ही आशा है। तुम पूरे जगत के तारनहार हो, दिन दुखियों के लिए दयालु हो। मुझे अब बस तुम पर ही विश्वास है। जीवन का आधा भाग तो मैंने नींद में गवा दिया। बुढ़ापा और बालपन में भी बहुत समय खपा गया। आमोद प्रमोद स्त्रियों के साथ रंग जब भस्म में उन्मत्त जवानी बीत गई, अब तुम्हारे भजन अर्चन हेतु मेरे पास समय ही कितना रह गया है। हे माधव, कितने ही ईसा अवतार दे दें, तुम्हारा कोई आदि अंत नहीं है। सब कुछ तुमसे ही उत्पन्न होकर समुद्र की लहर की तरह तुम में ही समा जाते हैं। विद्यापति कहते हैं कि मेरे जीवन के इन अंतिम क्षणों के बचे खुचे भय का सामना तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे बिना मेरा और कोई सहारा नहीं है। तुम तो आदि अनादि सब के मालिक नाथ कहलाते हो। तुम्हारे हिस्से में तो पूरे संसार का बेड़ा पार लगाने का भार है। तो ये जो महत्वपूर्ण पद था उसका व्याख्या था, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, इसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो पद जो है समझ में आ जाएगा। हो सकता है पद से पंक्ति उठाकर पूछ दे या पंक्ति में पद का अर्थ पूछ दे कि इसका क्या अर्थ है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग को अच्छे से देखना है, क्योंकि इस तरह पिछले बार प्रश्न बना था तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो मैंने जितना पद था पढ़ने के लिए उसको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया, व्याख्या भी बता दिया। अब जो है MCQ को देखकर जो है संपूर्णता को प्राप्त कर देते हैं, क्योंकि MCQ से समझ में आता है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप लोग जो है 15 MCQ में कितना सही करते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और कुछ चीज़ें नहीं भी सही हो सकता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है चीज़ें को देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब देखिए, विद्यापति हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आपको बताना है कि विद्यापति हिंदी साहित्य के किस काल के कवि की श्रेणी में आते हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके पास 4 है, तो इसमें सही आंसर ढूंढना है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होगा। 10 फरवरी तक आपका लगभग पेपर 2 का क्लास ख़त्म हो जाएगा और 20 फरवरी तक पेपर 1 का, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग चिंता नहीं करें, क्योंकि हम लोग सिलेबस को लगभग आधा ख़त्म कर चुके हैं और 10 दिन में लगभग आधा जो बचा हुआ है उसको लगभग देख लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और मेरे साथ जो है बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका आंसर दीजिए कि इसका क्या सही होगा। तो इस जो है आदिकाल के कवि हैं, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने, इसका जो है सही जवाब दीजिए। हिंदी में किसे कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? हिंदी में किसे कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो विद्यापति को माना जाता है कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है?
रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है। ऊपर में आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि रामचंद्र शुक्ल जो है श्रृंगारी कवि मानते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त कवि मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के पदों को किसने नागिन की रहर कहा है। विद्यापति के पदावली जो पद हैं उसको किसने नागिन का रहर कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन का नहर कहा, नागिन की रहर कहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति किस धर्म के कवि हैं। या धर्म पूछ सकता है, संप्रदाय भी दे सकता है, तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। तो विद्यापति किस संप्रदाय या धर्म के कवि हैं। तो शैव धर्म के कवि हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है VVI प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत जगह देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति का है। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति का है आपको बताना है। तो आप सभी ऊपर ने पढ़ा है कीर्तिरता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, तीनों विद्यापति की रचना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति के पिता का क्या नाम था। विद्यापति के पिता का क्या नाम था आपको बताना है। तो ऊपर में आप लोगों को बताया गया है विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर है। विकल्प को सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है BPSC जो 2 हुआ है उसमें पूछा गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए। PGT में पूछा गया ये प्रश्न है और वहीं से मैंने इसको समाहित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है। मैथिल कोकिला या मैथिली कोकिला एक ही बात है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। विकल्प का सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पदावली की रचना की है मैथिली भाषा में की है, इसी के चलते उसे इन्हें जो है मैथिल कोकिला कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भनहि विद्यापति गाओर रे सुन गुणमति नारी, हरिक संग कछु डर नहीं है, तो हे परम गवारी। इस पंक्ति में गवारी का क्या अर्थ है। गवारी जो शब्द आया है गमारी, उसका क्या अर्थ है। तो ऊपर में बताया गया था गमारी का अर्थ है अज्ञानी। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। ऊपर में बताया गया है पंडित हरि मिश्र था। विकल्प को सही हो जाएगा। तो कैसे प्रश्न पूछता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो नए जुड़े हैं और जो पुराने हैं उनको तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में उक्त कथन किसका है। विद्यापति के संदर्भ में ये जो कथन है किसका है। तो आप सभी को पता होगा ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका चर्चा करते हुए लिखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने एग्जाम के व्यू से सारे चीज़ों को तैयार किया है। हम लोगों को विद्वान नहीं बुद्धिमान बनकर एग्जाम निकालना है और जो है BPSC की तैयारी में लग जाना है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है। यानी विद्यापति की जो पदावली है कौन सी भाषा में रचित है आपको बताना है। तो ये जो रचना है मैथिली भाषा में किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति पदावली के संपादक कौन हैं। विद्यापति पदावली के जो संपादक हैं वो कौन है आपको बताना है। तो थंबनेल में भी लगा हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी संपादक हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के बिही आने, मेरा और लिखित तर रवानी सार। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। ये जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार विद्यापति हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। तो 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। इसका आप लोग जवाब दीजिए। विद्यापति ने अपनी रचना को कहानी कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है आपको जो है बताना है। तो आप सभी को पता होगा विद्यापति ने कीर्तिरता को जो है कहानी कहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। यानी विद्यापति ने अपनी पुरुष पर जो है किस का रचना को कहानी कहा है तो कीर्तिरता को कहा है।
विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये जो 15 प्रश्न था उसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए और हम समझ पाएंगे कि आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं, जितना क्लास हुआ है जितना होगा सारे का, तो 199 रुपया जो है मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। स्टेट का सक्षमता के लिए जो है BPSC के जैसा सिलेबस है, तो BPSC 2 में जो हम बनाए थे नोट्स वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको 249 रुपया पेमेंट करना है। और अगर BPSC 3 का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी 249 रुपया दीजिएगा, तो जो नोट्स बनाए थे उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग मेरे से जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसको लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।